गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बहुत टाइम से कर ही रही है और स्टिल ये टैप नहीं हो रहा, उसका मतलब ये कितना सीरियस इशू होगा. नो डाउट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, नहीं होना चाहिए था, बट फेलियर्स होते हैं. एक कॉन्वर्जेशंस इन चीज़ों के आसपास चल रही थी कि अब कश्मीर में टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया है, लोग आ रहे हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं. दे वांटेड टू ड्रॉ अ लार्जर मैसेज ताकि वो लोगों को डरा दें. CIA और मोसाद के काफ़ी ज़्यादा स्लीपर सेल्स हैं हमारे यहाँ. You will notice this that whenever India has a relationship issue with US, इंडिया के अंदर की सिचुएशन एकदम पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, ऑल ऑफ अस एक्सेप्ट दैट ऑपरेशन सिंदूर हमने नैरेटिव वाइज वी लॉस्ट द बैटल, राइट. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हम उतना रिलीजियसली उस चीज़ को नहीं सेल कर पाए जितना पाकिस्तान ने किया. पाकिस्तान एकदम ऑब्सेस्ड बॉयफ्रेंड की तरह उनका बिहेवियर टॉक्सिक. हम चाहे पीछा छोड़े, वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा. एक कंट्री जिसकी इकोनॉमी पूरी टूटी हुई है, सिस्टम्स ख़त्म है, सरकारें ख़त्म हैं, वो हाथ धो के एक कंट्री के पीछे पड़ी हैं. वो हाथ धो के खुद पड़ी है या उसको पढ़वाया गया है? हमारे टाइप्स तो अच्छे हैं सबके साथ, फ्रांस के साथ अच्छे, इटली के साथ अच्छे, US के साथ भी ठीक ठीक है. सो देयर इज अच्छा एंड बहुत अच्छा. ओके. पाकिस्तान से तो अच्छा ही है ना ऑफ कोर्स हमारा. व्हाट इफ आपको लग रहा है अच्छा ऐसा? मेरे को एक सवाल मेरे को पता नहीं चला. मोदी जी वेरी गुड एट मार्केटिंग, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग उन्होंने नेक्स्ट लेवल किया है. हाँ, तो देश का क्या भाई, देश का भी कर लो थोड़ा. उनको पता है कि कैसे नैरेटिव बिल्ड होते हैं डोमेस्टिकली, इंटरनेशनल की उनको आइडिया है, तो यार पीछे तो नहीं रहने चाहिए ना. वो पर्सनल ब्रांडिंग के चाइना को समझना इतना आसान नहीं है और हमारे पास उसके एक्सपर्ट्स भी काफ़ी कम है और इस बारे में इनफैक्ट ओपनली बात भी बहुत कम होती है. सोशल मीडिया दीज डेज इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टूल इज CJP. He started with one tweet and it turned into what we are seeing today at Jantar Mantar. डू यू थिंक कि सच में ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ नैरेटिव होगा? Did you see the Kashmir videos जब ये हो रहा था, वो पूरा गोल्ड जो उन्होंने निकाला एंड कौन सा गोल्ड निकाला? local people sold this sort of gave their jewelry in this thing aid के लिए ईरान. ओ अच्छा, नहीं मेरे को नहीं पता. ना ना ना, I'm very noob about this thing. Out. They gave gold and their personal belongings for Iran aid. Wow. एनिमल्स तक दिए गए, बाइक्स दी गई, गाड़ियाँ दी गई. एंड ये सारा फिर ईरान एम्बेसी दिल्ली में रोका गया. अच्छा. बिकॉज ऑफ कोर्स कंट्री के बाहर इतना जाना, इट हैज टू बी स्क्रूटनाइज्ड. 100%. गॉट इट राज, गॉट इट यार. मतलब बहुत सारे पैसे, बहुत सारा, पता नहीं क्यों यार, मतलब इंडिया में रह के भी फिर एम्पथाइज कर रहे हैं ईरान के लिए. You know, I'm a Shia Muslim and I have seen this from childhood. ईरान के towards, और मुझे भी ऐसे ही बड़ा किया गया था कि ईरान के towards आपकी पूरा वो loyalty and everything. Understood कि सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनको सऊदी से होता है, शिया मुस्लिम्स है तो उनको ईरान से. But the loyalty should not bypass the responsibility for your own country. वो इंडिया फर्स्ट है, उसके बाद आप सेकंडली देखो. आप सेकंड जो करना है, जैसे यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं. इट्स मोर लाइक दीज मूवीज एंड टीम्स कि आपको एकदम लॉयल्टी लगता है कि मैड्रिड में कुछ हो नहीं, अरे मुझे बुरा लग रहा है. सॉर्ट ऑफ यू नो पीपल आर ड्रिवन बाय डिफरेंट इमोशंस. उन इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सरकार भी उसका कुछ नहीं कर सकती. इट इज़ अ इमोशनल थिंग. एंड फॉर पीपल हु बिलीव दैट कि जैसे मेरी फैमिली में भी वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान. ओके. We are partly Iranis. And you feel sorry for that कि भाई हाँ बराबर ऐसा हो रहा है. Sorry है, ठीक है, but we are Indians, right? अब our ancestors migrated somewhere, मतलब 2-3 generation, 4 generations back, great grandfather उनके भी आगे कोई एक generation. बट हम तो इंडिया में पैदा हुए हैं ना, हम इंडियंस हैं. मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरे फादर यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहीं के हैं. The loyalty in terms of कि खामनाई के ऊपर कोई नहीं है, one, and second that you have started believing he's next to God. Right. इसमें एक faulty line है क्योंकि he is a human first of all.
जैसे राम जी और शिव जी की कॉन्वर्सेशन में हमेशा यही मारा मारी हो जाती है ना कि राम जी तो पैदा हुए थे, वो तो इंसान थे, मतलब यू कैन पुट हिम एट अ गॉड्स दिस थिंग, बट शिव जी इज सीन मोर इन टर्म्स ऑफ गॉडली मैन बिकॉज ही डिडंट टेक अ बर्थ he was there. हाँ, The world Ram ji was born as a person, as somebody's son, in fact Raja's son. हाँ, कृष्णा भी same. हाँ, so same. तो वो कॉन्वर्सेशन यहीं पे छट जाती है. Now Khamenei, he's a person who's born, he's not a godly person, he's rather a politician. And politicians की तरह उनके अपने pros and cons है, as any human being would have. Right. He would of course sell the narrative of Iran to everybody and good pious Muslims and whatever, but he has his vested interests as politician. 100. अगर वो नहीं होते तो वो इजराइल के साथ लड़ नहीं रहे होते, अगर वो नहीं होते तो उनके पास हिजबुल्ला जैसी इतनी बड़ी कमेटी नहीं होती. अगर जैसे हिजबुल्ला में भी कॉन्वर्सेशन शियास गेट वेरी ऑफेंडेड थिंकिंग दैट हिजबुल्ला इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. It is, because when you start doing violence, when you start killing other people for whatever means, आप चाहे फिर लोगों को ये बिलीव दे दो कि हम आप ही के लिए कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, आपके रिलीजन को बचाने के लिए कर रहे हैं, but you are killing people, you are getting involved in violence. So that is a traditional example of what terrorist organizations do. अगर खामेनाई एकदम रिलीजियस और पायस होते तो वो आर्मी के लीडर, ही वॉज फर्स्ट एन आर्मी लीडर, देन ही वॉज अ पॉलिटिशियन, ही वॉज लीडर ऑफ हिज जो पूरा उनका बैच है, कार्डर है आर्मी का, हिजबुल्ला और IRGC में उसके हेड थे वो. एंड देन ही वॉज अ पॉलिटिशियन. तो वो उसके हेड कैसे थे? पुतिन भी जैसे हेड था, ऐसा तो नहीं ना उनको भगवान बना दिया. सो पुतिन ही इज ऑल्सो अ कार्डर्स हेड. And he is trained, and they both of them are trained in operational tactics. अगर आप जैसे मंक टाइप के हो या साधु टाइप के हो या मौलाना टाइप के हो तो आप ऑपरेशनल टैक्टिक्स बैकग्राउंड से क्यों आ रहे हो? वैराग्य उनका तो ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए उनको. Then I would have probably heard someone कि ये कहीं छोटे से गांव में पैदा हुए थे, बचपन से इनको इस्लामिक नॉलेज दी गई थी, फिर ये किसी एक जगह बैठ के कुरान पढ़ते रहे, कुछ करते रहे और फाइनली ये खामेनाई बन गए, फॉर एग्जाम्पल. दिस वुड हैव बीन द अप्रोप्रिएट स्टोरी. But he raised to that level post doing certain missions with Russia, Israel, and then being a cadre's head, and then shifting that to a political position. How is that a religious leader? वहाँ पे लोग भी इतने डम है ना कि वो बिलीव भी कर रहे हैं ये स्टोरी को. You know, ईरान के अंदर there should be something like questioning it, right? के लोग हैं, because I'm also in touch with people there. Okay. Women, they never liked him. Of course, because क्योंकि strict ये थे, हिजाब laws थे, वहाँ पे आप हिजाब के बिना रह ही नहीं सकते. So that is a law, and हमारे यहाँ जैसे it's a choice. If you want to do it, you do it. If you don't want to do it, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ऐसा कोई नहीं कि मुस्लिम औरत को सर पे कुछ रखना ही है और उसके बिना अलाउड नहीं. बहुत ट्रेडिशनल है. हाँ, बट ईरान में लॉ है. अच्छा. तो the women who even want to be without hijab, they have no choice. They have no choice. How sad is that? Yeah, and then Khamenei also has this moral police there, जो लेडीज़ को मतलब सरेआम अगर कोई कोशिश भी करती थी हिजाब हटाने की, उनको मारा जाता था, उनको या they were abused badly. So choice जब आपके पास है ही नहीं, you are an authoritarian leader. So I am in touch with women who think that Khamenei is an authoritarian leader, but then I also have people जो एकदम शिया बैकग्राउंड से आते जो कह रहे Khamenei जो बोलेंगे वही सही है. And you know, I remember talking to someone from my extended family when Khamenei was killed. They were out for protests. पूरा दिन वो रोड पे बाहर रहे हैं. And शाम को मेरी उनसे बात हुई तो they said कि तुम नहीं निकली. मैंने बोला मैं क्यों निकलूँ, मतलब why am I supposed? Khamenei को मारा है, it's a big thing. I said, see, I feel sad. And I'm feeling sad strategically, because if somebody, trust me, I'm feeling sad strategically, because if any country or organization thinks that it can take out a leader entirely एकदम छटपट से, that is a thing to worry. Genuinely, as an analyst, that's a thing to worry.
बट टू थिंक खामनाई को मारा गया है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे. आई डोंट फील एनीथिंग फॉर हिम. So they were like, what are you even saying? You have turned into somebody we cannot recognize. पूरे शिया लोगों की कमर तोड़ दी. She literally said this. पूरे शिया community की कमर तोड़ दी गई है. He was backbone of the community. So he was backbone of our community and everything. Then I'm like, probably I don't feel anything like this. I have other backbones in life. I don't think that. आपकी तो डिबेट कितनी मतलब घंटों तक चलती होगी ना फिर, बिकॉज दे वर वो कन्विंस कर रहे होंगे आपको कि भाई ऐसे, और आप You know, I'm an alien for them. I have now realized I'm an alien for my community. Okay. Because मैं उनको रैशनली कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ और मुझे रियलाइज होता है कि वहाँ रैशनल या कुछ काम ही नहीं करता. वहाँ सिर्फ इमोशंस, कश्मीर में सिर्फ इमोशंस काम करते हैं. If you want to drive them emotionally, that's like a left-hand task. But if you want to drive them rationally, आपको सालों साल लग जाएंगे, आप वहीं खड़े रहोगे. This is what I've been doing from 8 years, no success. So did you check this yesterday? Yeah, I did. So what is this all about? Because tomorrow elections है, वैसा बोल रहे हैं यहाँ पे गिलगिट बलिस्तान के वहाँ पे, and we are protesting against it. Means how are we strongly protesting against it? One, that हाँ, same question, how are we protesting? Two, कि उससे होगा भी क्या? मतलब सच में इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब वो चाहे तो मतलब कर सकते हैं ना यार. हमारा ही देश, हमारा ही लैंड है. क्या करेंगे? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. एज अ सिटीजन, आई डोंट नो, आप पॉलिसीज बनाते आपको ज़्यादा पता होगा कि मतलब क्या है, क्या कैसे करना चाहिए. द थिंग इज दैट यू कैन अवॉइड द सिचुएशन फॉर नाउ, कि ये आगे पीछे थोड़ा हो जाए और वो लोग भी सोचे कि नहीं, एज सून एज वी स्टार्ट डूइंग सम डेमोक्रेटिक प्रोसेस अराउंड दिस एरिया तो इंडिया भी आएगा पिक्चर में. बट इट्स समहाउ it's a similar conversation, not exactly similar, but it's a similar conversation about Kashmir. For example, आप वहाँ elections कर रहे हो, obviously आपका पार्ट है, आप करोगे, but उनको भी तो उस तरफ बैठ के लगता है कि वो उनका पार्ट है. बट दोनों साइड से नैरेटिव तो है ना. पाकिस्तान तो अपने साइड से कर रहा है कि भाई हो सके उतना इनको इन्वॉल्व कर दे हमारे में, सारे चीज़ को, मिलिटेंट्स भी बढ़ रहे हैं वहाँ पे. ये बंदा था, हाँ, बुरहान वानी, राइट, हाँ, इन 2016 इनके वजह से पता नहीं उन्होंने इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारा ये रेडिकलाइजेशन चालू कर दिया, जिसके हिसाब से 9,000 प्लस लोगों की ऐसा कुछ, हाँ, डेथ हुई थी, इंजर्ड हुए थे ऐसा कुछ, और 60 प्लस पीपल की डेथ हुई थी, समथिंग लाइक दैट. तो कैसे नैरेटिव वहाँ पे कैसे बिल्ड हो रहा है? So Burhan Wani was the first person, like terrorist, who went all viral and digital. Okay. Till that time and before him, there was no, there was a digital footprint of these organizations. Okay. But there was not a digital hero in terms of creating an image of somebody who is now a hero sort of protagonist thing. kind of thing. तो वो जो बुरहान वानी से heroism attached था, it was also a major breakthrough in Kashmir conflict and its dynamics, because by the time security agencies ये सोच रही थी कि terrorist usually छुपा छुपा सा रहता है, उनकी फ़ोटो निकालना मुश्किल होता है, उनका आइडेंटिटी जानना मुश्किल होता है, and to sort of understand his physical features is difficult. He was the first person who was out there on social media posting his own pictures from certain accounts with guns and being around forest areas, very sensitive areas of Kashmir. He created this machoism within boys, young boys. And that was of course on purpose to show them कि it's a very fancy world out there, कि आप गन उठाओ. Just like smoking. पहले स्मोकिंग को कूल बनाया, जिसके हिसाब से क्या लोग अभी भी साइकिल में चल रहे हैं. काफी फैंसी है, काफी आप गन उठाओ. It's very macho. That also, again, the sociological perspective, there's a particular machoism attached with men, and that's how society has attached it. Violence और आदमी, ये हमारे दिमाग में हमेशा से ही सेट है. इसीलिए एनिमल, कबीर सिंह, सारी फिल्म इसीलिए तो चल रही है. So aggression and a man, it's something
which have been taught that it's very attractive. That's why we can't cry na. Yeah, you can't cry. So you have to do all of this. Machoism, कबीर सिंह बनना है, Right. लड़की को बोलना है कि कैसे क्या करना है, डांट लगानी है, रास्ते पे लड़ाइयाँ करनी है. More with weapons. You would have noticed कि जितने भी आर्मी या पुलिस में आदमी होते हैं, females are usually very attracted towards men in uniform. Okay. And with weapons. That has a reason. क्यों साइकोलॉजिकली वो बहुत टाइम से आ रहा है, इसलिए वो बहुत टाइम से ऐसे ही ग्रूम किया गया है. And it has actually an evolutionary reason. जब हम हंटर गैदरर के स्टेज पे थे, तब हमारे हिसाब से वो आदमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, या वही आदमी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा जो अग्रेसिव होगा. ट्राइब में से वो एक लीडर जिसके पास निकलते वो थे. वेपन होगा, वही फैमिली को बचा पाएगा, वही बच्चों के लिए खाना ला पाएगा. सो इट बिकेम लाइक साइकोलॉजिकली अट्रैक्टिव फॉर वुमेन, एंड ऑल्सो टू थिंक कि वी हैव टू सीक अ पार्टनर who is aggressive and can help us survive. वो साइकोलॉजी वहीं सेट हो गई. सही बात है. मॉडर्न ज़माने में इट शिफ्टेड टू माचोइज्म रिलेटेड टू वेपन्स, यूनिफॉर्म, क्योंकि अब वो ज़माने तो गए, अब हम हंटर गैदरर में नहीं है, अब हम इस स्टेज में जहाँ पे पुलिस है, आर्मी है, टेररिज्म है, बाकी सारी चीज़ें हैं. सो वी स्टिल अटैच माचोइज्म टू दीज थिंग्स. एंड बुरहान वानी वॉज वेरी फेमस अमंग यंग गर्ल्स. अच्छा. And ironically, one of the reasons he got caught was his girlfriend as well. Honey trap. So someone he was in touch with, she disclosed his location. And it has been mostly also both the sides of the spectrum, whether it's terrorism or police. Honey trapping और ये सब बहुत होती है. क्योंकि कहीं ना कहीं उस साइड को भी पता है कि औरतें हमसे ये जो अट्रैक्शन जुड़ी है, वेदर वायलेंस या वेपन्स या यूनिफॉर्म, वो भी उसको यूज़ करते हैं, और वाइस वर्सा, दोनों ही तरफ, दोनों ही पार्टी ये चीज़ को यूज़ करते हैं. नाउ कमिंग बैक टू बुरहान वानी, इसने अपना डिजिटल फुटप्रिंट जो है बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया था. ही हैड अ मास आउटरीच. यंग लोग बहुत इम्प्रेस्ड थे. बट देन ऑफ कोर्स सिक्योरिटी मेजर्स, एंड आप कब तक ये करते रहोगे? अल्टीमेटली यू आर अ टेररिस्ट, यू आर नॉट अ हीरो. आपने खुद को एस्टैब्लिश कर लिया एज हीरो, बट आप हीरो नहीं हो ना, यू आर अ टेररिस्ट. तो वो मास्क करने के लिए कि एक टेररिस्ट है, एंड ही इज़ बैक्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड ही हैज़ हिज फंड्स कमिंग आउट फ्रॉम अ कंट्री, टू मास्क दैट अप, he was shown as a guy who is there for कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर के हित में बात करने वाला, या कश्मीर की आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट, मतलब ये आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने प्रोटैगनिस्ट हो गया ना बंदा के भाई मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ. But then short lived. Of course. Died on 8th of July 2016. Yeah. Led to 53 days का कर्फ्यू लगा था बंदे के हिसाब से. 68 लोगों की डेथ हुई, 9,000 प्लस इंजरी. सोचो कितना इन्फ्लुएंस होगा. But his killing was also a major achievement, I would say. As much as he was out there on social media openly, he was hard. और मिलिटेंट्स को वो अपने टीम में गैदर कर रहा होगा. But he was hard to get. इतना this is a case study. I'm telling you, Burhan Wani is a case study in Kashmir conflict dynamics. Okay. जितना ये openly social media पे था, उतना ही मुश्किल से, मतलब they have been tracking him for quite some time. ऐसा नहीं था कि पता नहीं थी या कुछ नहीं था. मिलिट्री वाले हाँ ट्रैक कर रहे थे इसको in collaboration with JNK police as well. वो लोग इसको ट्रैक कर रहे थे, और काफ़ी टाइम इसको ऑन पर्पस इसीलिए ट्रैक किया गया था ताकि जो इसका लार्जर मॉड्यूल है उसके बारे में पता चले. वो क्या था? सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ सिक्योरिटी इज़ दैट कि अगर मुझे, आप मिलिटेंट हो, मुझे आपके बारे में पता चला, द बेस्ट एट दिस पॉइंट आई कैन डू, इफ़ आई हैव 100% प्रिसिजन कि मेरे को पता है आप कहाँ पे हो अभी और क्या हो, आई कैन कैरी आउट एन अटैक. बट इफ़ यू आर अटैच टू अ लार्जर मॉड्यूल, लाइक यू हैव 2-3 people around you, you have on ground workers who are giving you weapons, doing food packets for you. On it's ground a teamwork now. It's a teamwork. If I want to disrupt or finish the entire team, I have to reach each one of them. How do I do that?
क्योंकि आपका सबके टुवर्ड्स एक्सेस है और सब आपके पास आ रहे, एक खाना देने आ रहा है, एक वेपन देने आ रहा है, एक फोन देने आ रहा है। बहुत कम लोग होंगे, लिमिट एक्सेस होगा ना, ऐसा नहीं कि सबको बंदा मिल रहा है। सबको नहीं है, 4-5 जन है कि जो उनके सिर्फ क्लोज कोर है, जो कोर टीम है, ऑन ग्राउंड वर्कर्स जिनको बोलते हैं, वो है। बट क्योंकि मुझे वो सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब करना है, आई नो अबाउट यू, आई कीप ट्रैकिंग यू so that I reach other people as well. So by the time I kill you, I am already, मतलब मैंने बाकियों की दुखती रग पे भी हाथ रख ही दिया है। तो कोई इन्फॉर्मर बन गया होगा उनमें में से, ऐसा कुछ भी होता है। या सो ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो है मोस्टली, क्योंकि कश्मीरी है, आप ट्रेन होके पाकिस्तान से आते हो, बट अल्टीमेटली यू यूजिंग लोकल कश्मीरी पीपल फॉर योर थिंग्स। मुझे अभी भी लगता है काफ़ी हद तक कश्मीरियों की ऑब्वियसली इसमें गलती है। इफ़ यू एंटायरली डिनाई द सिस्टम कि अगर कोई आ रहा है पाकिस्तान से, हम कोई सहायता नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, Don't give them the shelter, तो फिर but we are still doing it. Even in Pahalgam attack. Right now 2026 में भी same issue है? Yeah, same issue. On ground workers, there is a huge group of on ground workers who work for these people and across districts in Kashmir. Okay. Pahalgam attack में भी recent जो NIA reports आई हैं, उन्होंने भी now they came out with these reports that there were multiple on ground workers who have been providing shelter to these people before the Pahalgam attack was conducted, like two days before. उनको शेल्टर भी मिला था, उनको फ़ोन भी मिला था। सो देर आर मल्टीपल ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो चीज़ें करते हैं। कोई एक होगा जो फ़ोन और इस सब में ही काम करेगा, कोई मूवी में दिखाते हैं उस हिसाब से। धुरंधर एवरीबडी earlier तो a limited number of people were aware of these systems. अब movies की वजह से सबको ही पता चल गया है कि how does this work. So OGWs, one system would be entirely giving you this phone and SIM wala registrations, everything. One person is pro at registrations and creating such fake profiles. Another person who has no idea of what he is doing, what are the systems, what is the person doing, he'll just come and give you the food and go back. क्योंकि जिंदा भी तो रहना है ना, खाना भी खाना है, right? तो they'll give you the food packets. Then there would be other people who would provide you with the shelter, क्योंकि जहाँ भी आप travel कर रहे हो, for example right now all of these militants who are active in that region have somehow shifted their base to Pir Panjal region. Okay. So Pir Panjal region jungle area है पूरा. Okay. And it's such a huge area कि वहाँ पे operations conduct करना भी is a task in itself. अब वहाँ पे तो कोई बेसिस आपकी बनी नहीं है ना, या तो आप बहुत दिन रहो और बनाओ, बट अल्टीमेटली इट्स द गुजर बकरवाल कम्युनिटी और समवन फ्रॉम देम गिविंग यू द एक्सेस टू शेल्टर और समथिंग, वहाँ के लोकल्स बेसिकली, वहाँ तो जिस एरिया में आप हो वहीं के लोकल्स। अब अगर आप पीर पंजाल रेंज में चले गए हो, जैसे राजौरी हो गया, पुंछ हो गया, रियासी, डोडा, ये सारी जगह हो गई, वहाँ पे जंगलों में जो है दीज गुजर बकरवाल्स, इफ यू आर अवेयर ऑफ, दीज आर शेफर्ड्स जो वहाँ पे जंगलों में ही रहते हैं, उनके छोटे से मकान वहीं पे होते हैं। There have been certain instances या एनालिस्ट जो सिक्योरिटी एनालाइज करते हैं उनको भी ये बात पता होगी कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी में से भी काफ़ी सारे लोग इनको फूड पैकेज, शेल्टर, ये सारा प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो इट्स लाइक पर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन देर आर ड्रग्स, इस बारे में बात नहीं होती, बट ऑलमोस्ट सारे मिलिटेंट्स जो है ड्रग अब्यूज़ वो करते हैं। अच्छा। एंड देन अब यहीं पे सारी कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो जाती है। आप इस्लाम पे आ रहे हो, आप कश्मीर की आज़ादी पे आ रहे हो, यू जस्ट आउट देयर हैविंग ड्रग्स एंड एवरीथिंग। सो दे हैव पीपल, आइदर देर आर मल्टीपल फैसेट्स ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। या तो आप कहीं से ड्रग्स कैरी कर रहे हो एंड यू हैंड इट ओवर टू समवन टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग्स यंगस्टर्स इन द लोकेलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी तो दिमाग में ना ड्रग फैलाना है, ये चीज़ तो है ही। हाँ, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट, या तो ये चीज़ें हो रही हैं, या तो जो आप खुद कंज्यूम कर रहे हो तो आपको भी एक्सेसिबिलिटी है टू सम ड्रग डीलर और समथिंग दैट यू आर, दिस वन ड्रग डीलर इज ऑल्सो सर्विंग एज योर OGW who is coming, giving you drugs and then leaving. The only responsibility he has. So एंटायर जो इनका एक वो बना हुआ है अपना सिस्टम, उसको डिसरप्ट करने में, मुझे लगता है उसको ख़त्म करने में,
as much as security agencies, police and army has a huge role and they're doing very well, उससे ज़्यादा मुझे लगता है लोकल कश्मीरीज का भी रोल है. इफ़ दे एंटायरली स्टॉप दैट, आप मत करो. Don't give the shelter. Yeah, don't give the shelter. उनको आप, अगर आपके सामने कोई आया भी है जहाँ आपको थोड़ा स्लाइट आइडिया हो रहा है कि ये बंदा पाकिस्तान से आया है, एंड कश्मीरीज आर नॉट दैट डम. पता ही होता है. हाँ, इतना टेररिज्म हम लोगों ने भी मिलिटेंसी वगैरह देख ली कि हम देख के बता सकते हैं कि इंसान क्या कर रहा है एंड व्हाट इज ही अप टू. राइट. सो इफ यू सी दैट, don't give any heed to whatever this person is doing. वो आपको, अब प्रॉब्लम यहाँ पे डिफरेंट है. अब लोग बोलेंगे ऑब्वियसली कि ईजियर है ये बोलना. अब आपको कोई गन पॉइंट पे पकड़ता है तो आप मजबूर हो जाते हो. वो बात भी सही है. या फिर कुछ ऐसे भी तो हो गए ना जिनको थोड़ा पाकिस्तान से एम्पैथी होगा, उनको ऐसा है तो वो लोग भी and there are these people of course in lot of regions in Kashmir, but गन पॉइंट पे लेने का भी एक वो है कि आपने फैमिली को गन पॉइंट पे रखा कि आज रात को हमें आप यहाँ स्टे करने दो. तो कोई ऑप्शन ही नहीं, उनको तो लेना ही पड़ेगा. बट जैसे हम लोग कभी कश्मीर की सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये कॉन्वर्जेशंस होती हैं, ये देखने में काफ़ी इजी लगती हैं, बट देन व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यू रियलाइज कि सिक्योरिटी एजेंसीज चाहे कितना भी करे, दीज आर सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल फॉल्ट्स, या ये आइडियोलॉजिकल फॉल्ट्स है, या काफ़ी हद तक दूसरी कंट्री पाकिस्तान का भी ऑब्वियसली इतना इनबिल्ट सिस्टम है, आप किस किस चीज़ को पकड़ोगे. एंड कश्मीर हैज़ बीन राइट नाउ आई थिंक मोर पीसफुल देन एवर. अब उसमें क्रिटिक की लोग आ जाते, कोई एवरीबडी इज सब्जेक्ट टू इट्स ओन पर्सपेक्टिव. कोई बोल रहा है कि ये कॉस्मेटिक पीस है क्योंकि जब आपने डिसेंट को जगह ही नहीं दी, आप प्रोटेस्ट करने ही नहीं दे रहे, आप लोगों को बाहर ही नहीं आने दे रहे, जामिया बंद रहता है, मीर वाइज घर के अंदर रहते हो, तो कोई कैसे ही करेगा, तो पीस तो रहेगा ही. दिस इज़ आर्टिफिशियल पीस. अंडरस्टूड, एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट एज वेल, बट एटलीस्ट लोग तो नहीं मर रहे. कंट्रोल्ड है बट एक एनवायरनमेंट में, बट स्टिल सेफ है. लोग नहीं मर रहे, दैट इज़ माई बिगेस्ट पॉइंट. बिकॉज हमारे यहाँ जब मैं भी कॉलेज में थी, एवरी अदर डे कम से कम पर डे 3-4 लड़के तो मरते ही थे. तो स्टेबिलिटी कहाँ पे, लोग पढ़ेंगे नहीं, एजुकेशन नहीं होगा तो फिर जॉब्स नहीं मिलेंगी, जॉब्स फिर स्किल नहीं होगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई. एवरी डे वी वुड हेयर कि कम से कम यहाँ एक लड़के को गोली लगी है, वहाँ एक लड़के को गोली लगी है. मारता कौन था? आर्मी. और ये जो बीच में झड़प होती है क्योंकि स्टोन पेल्टिंग होती थी. हाँ, पहले तो मारते थे. तो स्टोन पेल्टिंग के सामने से चाहे टेयर गैस लग गया, ओपन फायरिंग हो गई, कुछ हुआ, 2 लड़के इंजर्ड एंड डाइड और व्हाटएवर. तो वो जो चीज़ है वो तो नहीं हो रही, आपके अपने बच्चे तो नहीं मर रहे, चाहे आप उसको कॉस्मेटिक पीस बोलो. मेरे लिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू माई ब्रेन बिकॉज एटलीस्ट पीपल आर नॉट डाइंग, दैट्स अ प्रायोरिटी. जब आपके पास कोई बचेगा ही नहीं तो कश्मीर की आज़ादी लड़ेगा कौन? सही बात है. आप आज़ादी का कंसेप्ट लेके बैठे हो, आपके आधे से ज़्यादा लड़के रास्ते पे हैं जो आज़ादी के लिए लड़ रहे, उनको मार भी रहे. जब वो रहेंगे ही नहीं तो आज़ादी का क्या? इट्स लाइक अ शैलो परचम, उसको लेके आप कहाँ जाओगे? वेरी ट्रू. पर मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि भाई ये पूरा पाकिस्तान के साथ भी उनके कंट्रोल में भी आ जाए तो भी इतना बसड़ मच जाएगी ना, मत पूछो बात. क्योंकि पाकिस्तान खुद का तो स्टेट देख लो, खुद ही नहीं कर पा रहा तो कहाँ लेके ये क्या करेगा? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दिस कंट्री हैज़, एंड इट्स सो फनी कि ये खुद इनकी हाल ख़राब है. इकोनॉमी पूरी टूटी हुई है, लोग अंदर कंप्लेन करें. इनफैक्ट न्यूज़ हटा के अगर आप लोकल पाकिस्तानी व्लॉग्स या ये स्टैंड अप कॉमेडियन देखोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अंदर लोग कितना हेट से भरे हुए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, राइट? एंड गवर्नमेंट तो खैर है ही नहीं, इट्स रन बाय आर्मी. हाँ. बट द entire structure right now of this country is to work towards how to create fractions within India. मतलब उनका बचपन से ये गोल है, 47 के बाद उनका ये तो सारे पैसे उन्होंने इसी में लगाने हैं. हाँ. सारी एनर्जी उनको यहीं लगानी है, सारी स्ट्रैटेजी जो कोई बचा कुचा दिमाग है किसी के पास वो यहीं लगाना है. आप देखो ना, जयपुर से लेके सारे नोएडा वगैरह तक दे हैड सेंट पीपल टू सेट अप CCTV कैमरास. मतलब पूरे टाइम आई थिंक खाने के साथ आप यही सोच रहे होते हो कि CCTV कहाँ पे लगाऊं मैं.
ये कैसे करूं, आपके पास कुछ एक गोल ही नहीं बचा है। पाकिस्तान एकदम ऑब्सेस्ड बॉयफ्रेंड की तरह उनका बिहेवियर, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जो पीछा ही, हम चाहे पीछा छोड़े वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। एंड दैट्स समथिंग यू नो, ऑफ कोर्स with the support of international lobbies, ऐसे स्टैंड अलोन इतना कोई नहीं कर पाता। आप मेरे को बोल रहे हो कि एक कंट्री जिसकी इकोनॉमी पूरी टूटी हुई है, सिस्टम्स ख़त्म है, सरकारें ख़त्म हैं, वो हाथ धो के एक कंट्री के पीछे पड़ी हैं। वो हाथ धो के खुद पड़ी है या उसको पढ़वाया गया है? मे बी चाइना, मे बी यूएस, अपने अपने लोग मोटिव्स लेके आते हैं, ख़त्म हो जाते फिर चले जाते हैं। बट दैट इज़ द पॉइंट। आई रिमेंबर लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो कॉन्वर्जेशन अबाउट द आर्मी चीफ सेइंग दैट वाज आर्मी चीफ और आसिम मुनीर कि we do dirty work for US, उन्होंने right? बोला, उनके को ऑफिशियली थी जिन्होंने बोला था, राइट, we do dirty work एडमिट for किया था US. उन्हें, सही बात है। This place has turned into a phase जहाँ पे किसी भी कंट्री को कुछ करना, अरे पाकिस्तान है ना, खराब डर्टी वर्क करवाना हो तो पाकिस्तान है। वैसी चीज नहीं होती कि इंडिया में आपको कुछ कराना है, कुछ भी, अरे एक बंदा हर चीज का सेट होगा, कुछ भी कराना है इससे करा लो। सही बात। पाकिस्तान हैज टर्न्ड इनटू दैट कंट्री इन इंटरनेशनल लॉबी, जिसको कहीं पे कुछ करानी होती, पाकिस्तान है ना, अब वक्त पे जाओ, वहाँ पे वो डालो रिक्वायरमेंट डालो, रिक्वायरमेंट का आपको कोटेशन मिल जाए, कोटेशन यहाँ से भेज दो कि विल चार्ज यू दिस मच मनी। Also, it's not also about charging money. It's about their whatever limited understanding they have of international issues. It's about them charging money and then telling these international lobbies कि अब हमें इस event में face off चाहिए. Like Doha, you know, it started, it's ironically I was tracking it, but people were very calm about Pakistan. So post COVID, पोस्ट कोविड 2 साल तक पाकिस्तान काफ़ी शांत रहा। अच्छा। कोई एक्टिविटी सोशल मीडिया पे उतनी नहीं थी, कोई एक्टिव जार्गन्स नहीं थे रिलेटेड टू कश्मीर, इंडिया इन जनरल, सिक्योरिटी या साउथ एशिया, कुछ भी उतना खास नहीं। मतलब जो कम ज़्यादा रहता है वो था, एक्टिवली और रिलीजियसली जितना वो करते अभी कर रहे हैं वो नहीं था। सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अरे ये तो अब थोड़ा होता है ना, हर किसी का एक डाउनफॉल नहीं, हर किसी का एक डाउनफॉल आता है, तो ये उस स्टेज में चले गए एंड एवरीथिंग। सो आई वाज टेलिंग पीपल, नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक देम सो लाइटली, दे आर रीग्रुपिंग। और उनकी हर बार हर 1-2 साल में रीग्रुपिंग होती है। इफ़ यू लुक एट द पैटर्न्स, वो हर 2 साल में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ बूम करके बाहर आते हैं। ओके, मिलिट्री वाले। हाँ, ओके। सो दिस स्टार्टेड with Doha debates, when I saw Hina Rabbani Khar on the panel. This lady was silent from many years. All of a sudden she is visible in Doha debates talking about South Asian security. अच्छा, ये conversation वहाँ से शुरू हुई थी and I was tracking. तो हिना रबानी दोहा डिबेट से शुरू हुई, फिर काफ़ी सारे ट्वीट्स इंडिया में भी हुए, काफ़ी सारे लोगों ने किया कि अगर इसके अपने ब्रांडेड हैंड बैग से इसको फुर्सत हो तो तब ये साउथ एशियन पॉलिसी और साउथ एशियन सिक्योरिटी पे कुछ कमेंट्स करें। बट दैट वाज नॉट इन लाइटर वेन कि वो ऐसे ही जाके वहाँ पे बोल रही है। दैट वाज अ स्टंट in terms of now telling people that we are back in the debates, we are back in the picture. It started with that. Ultimately followed to the conversation where Ranveer Allahabadiya, Barkha Dutt and Hina Rabbani were on one panel. जहाँ पे रणवीर showed that picture of Osama and this is Pakistan and not us and everything, and it turned into a very heated up conversation. But Hina Rabbani was in picture for quite some time and she is still. Okay. That was a publicity stunt. वो वहाँ से शुरू हुआ था कि अब आपने स्ट्रैटेजी बना लिया, आपने रीग्रुप कर लिया. यही मैं कह रही हूँ, ये जब कोर्ट करते इंटरनेशनल एजेंसीज को, उसके साथ में ये भी कर देते कि ये वाले जो आपके कॉन्फ्रेंस इवेंट्स है इसमें अब हमको फुल लाइमलाइट चाहिए. अच्छा, तो पीआर का उनका पूरा सेट ही रहता है. सेट है. अच्छा, ओके. कि ये वाले इवेंट्स में हमको लाइमलाइट चाहिए. एंड दे हैव बीन सिंस देन इंटरनेशनally lobbying religiously. Okay. And that's how, because this is the preface of what happened during Operation Sindoor. And हम लोगों ने narrative warfare में तो हम पीछे रह गए and Pakistan was at the forefront.
एंड क्योंकि उन्होंने रिलीजियसली जो है इंटरनेशनल लॉबीज को कवर किया हुआ है, वी आर स्टिल लैकिंग। मेरे को एक सवाल मेरे को पता नहीं चला, मोदी जी वेरी गुड एट मार्केटिंग, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग उन्होंने नेक्स्ट लेवल की है। हाँ, तो देश का क्या भाई, देश का भी कर लो थोड़ा, क्योंकि उनको पता है कि कैसे नैरेटिव बिल्ड होते हैं डोमेस्टिकली, इंटरनेशनल की उनको आइडिया है, तो यार पीछे तो नहीं रहने चाहिए ना। वो पर्सनल ब्रांडिंग के साथ अगर नेशनली कर भी रहे हैं कंट्री वगैरह का, स्ट्रैटेजीज like in terms of how to debunk narratives and how to disrupt the narrative systems, इसमें हम लोग इंटरनेशनली अभी भी पीछे हैं। हमारे टाइप्स तो अच्छे हैं सबके साथ, फ्रांस के साथ अच्छे, इटली के साथ अच्छे, यूएस के साथ भी ठीक ठीक है, कनाडा के साथ भी ठीक ठीक। अच्छा एंड बहुत अच्छा। ओके, पाकिस्तान से तो अच्छा ही है ना ऑफ कोर्स हमारा। व्हाट इफ आपको लग रहा है अच्छा ऐसा बैक चैनल में completely opposite भी हो सकता है? Yeah, because how Pakistan has been functioning over all these months and they're getting a space on every table. हर इंटरनेशनल टेबल पे आपको कोई पाकिस्तानी आजकल मिलेगा कुछ ना कुछ साउथ एशियन अफेयर्स पे कमेंट्री करते हुए। हमारे लोग तो अभी नहीं है ना वैसे। So what does this say about us? We might have, now again I'm going to this conversation. हमारी अपनी स्टैंडिंग क्या क्लियर है हमारे ब्रेन में? आर वी अ सॉफ्ट पावर और हैव वी ट्रांजिशनड फ्रॉम सॉफ्ट पावर? इफ वी हैव ट्रांजिशनड फ्रॉम सॉफ्ट पावर देन इट वुड रिक्वायर डिफरेंट डिसीजंस एंड डिफरेंट स्टैंडिंग। अगर हम सॉफ्ट पावर से ट्रांजिशन कर चुके हैं लेकिन हम बिहेव वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम पहले थे, दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व अस। क्योंकि जहां हम पहले थे वही सबसे बना के रखने का जो एक सिस्टम है ना, सबसे बना के रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं बिगाड़नी है, दैट इज़ फॉर योर ओन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल गुड। We have done that, tried and tested. But if you are now taking a hard stance on certain things, for example, geopolitically कुछ एक आध ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप hard stance ले रहे हो, काउंटर टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, इस पे आप हार्ड स्टांस ले रहे हो, तो ये हार्ड स्टांस शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंटरनेशनली विद एनी कंट्री यू आर डीलिंग विद। आप अगर अपना स्टांस तेज कर लोगे ना कि ये हमारा स्टैंड है और इसके आगे चाहे कुछ भी आए वो हम नहीं मानेंगे, हाँ ठीक है, देयर माइट बी डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस, देयर माइट बी डिप्लोमेटिक वेज ऑफ डीलिंग विद इट, जैसे अफगानिस्तान इज वन ऑफ द गुड डिप्लोमेटिक एग्जाम्पल्स। अफगानिस्तान एज अ कंट्री और वो अपनी कंट्री के अंदर क्या कर रहे हैं गवारा नहीं होगा किसी को, हाउ दे आर फंक्शनिंग विद वुमेन, विद सोसाइटी इंटरनली, बट वी डिड क्रिएट अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद देम। इट वाज टफ बट इंडिया ने अचीव कर लिया था। हाँ, क्यों किया? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और तालिबान इज तालिबान बट राइट नाउ एज पर देम इट्स एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट। तो एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के साथ आप देखो ना, मॉरल्स और डिप्लोमेसी इंटरसेक्ट करती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इन लाइन चले। आपके मॉरल्स शायद आपको अलाउ नहीं करेंगे कि तालिबान जैसी किसी चीज़ के साथ यू आर मैनेजिंग, but you are doing that because it's a government. So diplomatic decisions are very different than your own moral standings. तो अगर आपने moral standing जो भी है आपकी सॉफ्ट करनी है, ट्रांजिशन हो रही है, जैसे अगर आपने स्टांस ये ले लिए जैसे काउंटर टेररिज्म पे ले लिए, बाकी चीज़ों पे ले लिए, आपको डिप्लोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप अभी भी वो डिप्लोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो और आप अभी भी उसी जोन में चल रहे हो कि थोड़ा थोड़ा बना के रखनी है, देन यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जिन कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान अगर एक्टिवली बाहर लॉबिंग कर रहा है तो उनका तो स्टांस क्लियर है ना कि डर्टी वर्क के लिए है हम। हाँ। हम यही कंट्री है कि आप हमें PR दो, पैसे दो, हम आपके लिए ये करेंगे। इंडिया को तंग करना है, हाँ जी हम हाजिर है। सो दे हैव अ क्लियर स्टांस। आप कोई भी एक स्टांस चूज कर लो एज अ कंट्री वेयर यू स्टैंड एंड कीप फॉलोइंग दैट एंड कीप जस्टिफाइंग दैट। That's what I think is the way forward. क्योंकि हमारी अभी भी फॉरेन पॉलिसी और इस सब में there are a lot of loose edges and loose loops where we are not able to yet decipher कि हमें उन लूप्स को लेके एज सॉफ्ट पावर ही बिहेव करना चाहिए या अपना स्टैंडिंग चेंज करनी चाहिए।
ओके या तो अभी जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोस का इशू चल रहा है, सारा इशू चल रहा है, तो इंडिया का भी स्ट्रेंथ वैसा ही है कि भाई मिलेगा जब तक हमारा आ रहा है तब तक हमको कोई डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि इन्फ्लेशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है, प्राइसेस भी इतने बढ़ रहे हैं तेल का और ओवरऑल सारी चीज़ों का। तो मेरे को पता नहीं अभी ये गवर्नमेंट क्या करेगी नेक्स्ट स्टेप क्या, क्योंकि उन्होंने भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा ना कि भाई ऐसा इशू आएगा, ट्रम्प आएंगे, ट्रम्प के बाद ये सब हो जाएगा, किसी को आइडिया नहीं है। तो अभी वो सब कैसे, मेरे को पता नहीं क्या पॉलिसीज़ में चेंज लाए, क्या लाना चाहिए, ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स जो अभी कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक एनीवेज ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट हर जगह ही बढ़े ही जा रहे हैं, कम पर इंडिया को आना चाहिए। जैसे पाकिस्तान बीच में उन्होंने मिडिल मैन का ट्राई किया, कंप्लीटली फेल हो गया, वो नहीं कर पाए। बट लोग बोल रहे थे कि भाई इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो शायद से यूएस भी सुनेगा और ईरान भी सुन सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? द कन्वर्सेशन वेंट ऑन सेइंग वी आर नॉट मिडिल मैन। अब ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मिडिल मैन होना और नेगोशिएटर होना इज नॉट एंटायरली। विश्व गुरु यही हुआ ना कि भाई आप ऐसी स्टेंस पे आ रहे हो जहाँ पे आप लोगों को पीस करा रहे हो कि भाई ठीक है आप लड़ो मत दो कंट्रीज के बीच में। कि अगर आप स्टांस लोगे ना, अगर आप ये स्टैंड ले रहे हो कि मैं नेगोशिएटर हूँ और मैं विश्व गुरु हूँ, विश्व गुरु बोलने से नहीं होता, राइट? इफ आई टेल यू दैट आवर कंट्री इज विश्व गुरु, वो मेरे लोगों को फील हो रहा है कि हम विश्व गुरु, ठीक है, बट क्या इंटरनेशनली लोगों को फील हो रहा है आप विश्व गुरु हो? यू विल हैव टू प्रूव दैट विद योर स्ट्रैटेजीज। अगर आप इंटरनेशनली स्टैंड ले रहे हो, जैसे मिडिल मैन का उन्होंने बोला हम मिडिल मैन नहीं है, लीव असाइड द कॉन्वर्सेशन ऑफ मिडिल मैन, यू आर अ विश्व गुरु, यू से दैट सिंस वी थिंक दैट वी आर एट दिस पोजिशन, सो वी आर वेल इक्विप्ड टू नेगोशिएट, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें सही समझ आ रही है जो शायद आपको नहीं आ रही, और उस नाते और उस लिहाज से हमें लग रहा है कि हम इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, नेगोशिएट भी कर सकते हैं, व्हाट है, बट हम उस कॉन्वर्सेशन तक ही नहीं पहुंच रहे हैं ना। पर मेरे को लग रहा है यूएस भी क्यों ऐसे इंडिया को बीच में लाएगी? पाकिस्तान चलो गए, इंडिया, उनको ऐसा नहीं लगाना कि भाई इंडिया ने हमारा मैटर सॉल्व करके दिया, चाहे उनको डेस्परेट है, उनको नीड है, विन की नहीं मिल रहा, पर तो भी वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई इंडिया ये विन करे, ये ले जाए पूरी 100%। जो आई थिंक इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट टू डू विद कि हमारी इमेज इंटरनेशनली कैसी है। अब इसमें दो चीज़ों का फ़र्क है। आपको जो बताया जा रहा है कि आपकी इमेज बाहर कैसी है वो एक अलग रियलिटी है, और जो इमेज वहाँ सच में है वो एक अलग रियलिटी है। अब दोनों बता दो कि भाई बताया क्या जा रहा है और एक्चुअली क्या है। सो बताया अगर ये जा रहा है कि जैसे इंटरनेशनली हमेशा यही नैरेटिव में तो हमेशा यही कॉन्वर्सेशन होती है कि इंटरनेशनली इंडियंस को पहले नहीं अच्छा ट्रीट किया जाता था, वाइट सुप्रीमेसी थी, है भी अभी भी, या बाहर इंडियंस को ऐसे देखा जाता था कि यू नो peasant class, labor class, something like this, or stereotyping, in general stereotyping. Overall करंट सरकार ने ये नैरेटिव ऑब्वियसली बिल्ड किया, और थी भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें चेंज हुई थी कि वहाँ पे अब इंडियंस आर लुक्ड एट डिफरेंटली, बट देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल पहले जब ये कॉन्वर्जेशंस पीक पे थी तब काफ़ी सारे आपने देखा होगा यूएस से लोग वहाँ नौकरियाँ छोड़ के इंडिया आ गए, क्योंकि उन्होंने बोला उनको यहाँ काफ़ी सारे पीपल, लाइक लॉट ऑफ पीपल, दे इवन गेव अप देयर सिटीजनशिप्स, ग्रीन कार्ड होल्डर, सब लोग भी, टू कम बैक टू इंडिया, बिकॉज अर्लियर कमिंग बैक वॉज नॉट एन ऑप्शन। मतलब ऑप्शन एज अ चॉइस तो थी, बट आपको फीजेबल नहीं लग रहा था कि वापस आके मैं करूँगा क्या, और हमें तो वैसे ही ऐसे देखा जाता है तो क्या ही करेंगे हम वापस आके। बट दोज कॉन्वर्सेशंस चेंज, पहले की ये रियलिटी थी, बट ये भी अब चेंज हुई, बिकॉज when these people they came back and ये कॉन्वर्जेशन हुई कि अब बाहर भारत के लोगों को बेटर ट्रीट किया जा रहा है, बेटर फील हो रहा है, साइमल्टेनियसली जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के साथ वो रियलिटी चेंज होती रही। ओके, इट इज़ नॉट लाइक कि आप ऑर्गेनिकली जाके कहीं किसी को बता रहे थे कि इंडियंस बेटर है या उनको बेटर ट्रीट करो। इट वॉज अबाउट योर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। Okay. When it was feasible and it was nice, your people were treated well. You tried actively to change that. आप गए लोगों के पास, आपने मीटिंग्स करी इंटरनेशनल लीडर्स से कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, certain amenities our people should have here, certain respect they deserve. चेंज होता गया।
बट जितने जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स होते रहे और आपकी रिलेशनशिप्स उनके साथ हैम्पर होती रही, उतने ही आपके लोग भी हैम्पर होते रहे। अब अभी के टाइम पे रियलिटी है कि जो मेरा एज ग्रुप है या मेरे आसपास वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर लिविंग इंडिया। सही बात है। All of them are in fact looking for opportunities to leave India. 2025 में इतने सारे मिलियनियर्स थे कि वो लोग मूव आउट हो गए थे, और प्राइम डेस्टिनेशन है दुबई और वहाँ पे ही मूव हो रहा है क्योंकि इजी एक्सेस है 1.5 hour 2 hours का। जो आपने जो रिलेशनशिप्स बिल्ड की थी ना, आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाए। इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट, आई कैन नॉट से नो, मैं इतना भी इसमें नहीं जाऊंगी कि मैं बोलूँ कुछ नहीं हुआ है। इट स्टार्टेड एट अ वेरी गुड नोट, बट फॉलो अप ना करने की वजह से या प्रॉबली टू शिफ्ट द स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रैटेजिक स्टांस टू मोर ऑफ अ शोमैनशिप, इट चेंज्ड। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहलगाम अटैक पे बात हुई थी हमारे कि भाई वहाँ पे कैसे हुआ था। आपने वो थोड़ा बताया कि वहाँ पे एरियाज़ में डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे लोग जाके रहते हैं और वो यहाँ पे कश्मीरी लोग ही उनको सपोर्ट करते हैं फॉर अ शेल्टर एंड स्टफ लाइक दैट। तो अभी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बहुत टाइम से कर ही रही है और स्टिल ये टैप नहीं हो रहा। उसका मतलब ये कितना सीरियस इशू होगा सिक्योरिटी वाइज? सो पहलगाम होने से पहले ऑब्वियसली बहुत सारे सिक्योरिटी एनालिस्ट या सिक्योरिटी अपैरेटस जो है कॉन्वर्जेशंस हो रही थी दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। एक वो आइडेंटिफिकेशन ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक रिस्क एनालिसिस करती हैं और वैसे जो एनालिस्ट है वो भी करते हैं, तो एक कॉन्वर्जेशन हमारे आसपास चल रही थी दैट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। अब वो क्या होना है, कैसे होना है, उसका अंदाज़ा ऑब्वियसली आप नहीं लगा सकते। जब पहलगाम अटैक हुआ, एंड सरप्राइजिंगली आई वाज इन कश्मीर ओनली व्हेन दिस हैपेंड, यस, in fact one day before I was on that route. So when this happened, this came as a surprise for a lot of people, और उसके reasons है कि क्यों surprise था। One, कि इतने सालों की शांति के बाद एक massive attack होना, and that too not locally in Srinagar somewhere. पहलगाम a tourist spot जो बहुत famous tourist spot है, और वहाँ पे भी हिंदू जो टूरिस्ट है रिलीजन पूछ के, आपने रिलीजन पूछा उनसे and then you killed them. That was something beyond our comprehension. I'm talking about as analysts, and this is what I've also heard from security people as well. Beyond comprehension. And बहुत लोग shocked भी थे. एंड उसके बाद मुझे लगता है काफ़ी सारी कॉन्वर्जेशंस हुई थी, बिकॉज पॉलिटिक्स वगैरह में भी ऑपोजिशन ने ये पॉइंट उठाया था कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं। अगर सब कुछ ठीक था तो ये कैसे हुआ? अगर आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो तो ये यहाँ पे छूट कैसे, मतलब छूट कैसे, क्या कर रहा है? हाउ डिड दिस हैपन? बट देन there are certain people you will see openly saying कि नहीं, चूक तो हुई है। हाँ, बोला भी गया है, ओपनली बोला गया, ये चूक हुई है। देर आर लॉट ऑफ फेलियर्स इन सिक्योरिटी एज वेल। नो डाउट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, नहीं होना चाहिए था, बट फेलियर्स होते हैं। एंड दूसरी बात कि जिस तरीके से उन लोगों ने वो अटैक प्लान किया है, इट वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड अटैक, and also to draw a larger message, because post abrogation जो एक कॉन्वर्जेशंस इन चीज़ों के आसपास चल रही थी कि अब कश्मीर में टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है, डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया है, लोग आ रहे हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं, दे वांटेड टू ड्रॉ अ लार्जर मैसेज ताकि वो लोगों को डरा दें और ताकि वो इन लोगों को बोले कि हिंदूज जो, इनफैक्ट आप देखोगे कुछ टाइम बाद TRF claimed the responsibility. And then they also came out with a statement saying that जो foreign, मतलब foreign in the sense not out of this country, the people who are not Kashmiris, if they try to come and they try to establish businesses here, they try to do certain things here, we'll show them who we are and all of that. अब वो TRF बाद में कॉन्वर्जेशंस हुई कि वो TRF था नहीं था, वो कॉन्वर्जेशंस भी बाद में शुरू हुई थी। बट वन ऑफ द डायनामिक्स राइट नाउ इन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज़ दैट देयर इज़ अ क्रॉस स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन,
एंड ये मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि अभी वाली प्रॉब्लम्स में कश्मीर में, वन दैट देयर आर लॉट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, सेकेंड दैट ऑल ऑफ दिस राइट नाउ इज़ एसिमेट्रिक। और इसमें जो मैं कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मिलिटेंट आउटफिट्स, एक कोई फंक्शन कर रहा है राजौरी एरिया में, एक कोई फंक्शन कर रहा है पहलगाम एरिया में, लेकिन आपको अटैक कैरी आउट करना है पहलगाम एरिया में, तो राजौरी वाला भी इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेट मोटिव इसकी कहीं से अटैक कैरी आउट हो जाए। And this is with multiple outfits I'm talking. Okay. This is Lashkar-e-Taiba. This is all other organizations with good international support as well. Even with these attacks, with these outfits, you will see that there's lot of international support they have from their diaspora and lobbying groups. और ये जो lobbying groups है उनका भी collaboration चल रहा है। जैसे अगर आपने दिमाग में इस्टेब्लिश कर लिया कि एक लॉबिंग ग्रुप जो टर्की का है, एंड इट इज़ publishing some statements online on X or on Facebook with videos and articles entire India, ठीक है, आपके दिमाग में ये है कि टर्की कर रहा है, but then all of a sudden you will see a collaboration from Turkey to Pakistan to Bangladesh. Oh sorry, my bad. हाँ. Then you will see a collaboration from Pakistan, Turkey, Bangladesh, ये सारे कोलैब। अदरवाइज अगर आप सिंगल हैंडली इन सबको इमेजिन करोगे तो ठीक है, ये सारे रिसेंट टाइम्स में एंटायर इंडिया टर्न हो गए और इनके लॉबिंग ग्रुप्स पूरा इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करते हैं, बट वेयर वी एबल टू इमेजिन अ कोलैबोरेशन? अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यूके में या कहीं और कोई ग्रुप बैठा है, तो उसमें टर्की के लोग जो वहाँ बैठे हैं, बांग्लादेश के लोग जो वहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान के लोग जो वहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक कॉमन ग्रुप फॉर्म कर लिया है। सोल मोटिव तीनों ग्रुप्स का क्या है कि कैसे इंडिया को टारगेट किया जाए ऑन कश्मीर इशू। सेम फॉर द मिलिटेंट आउटफिट्स। तो अपने को एक चीज़ क्लियर हो गई कि चलो बाहर से फंडिंग आ रही है और ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इंटरनली हम कॉन्फ्लिक्ट में रहे, जिसके हिसाब से इंडिया इतना ग्रो ना कर पाए और पूरा उनका वो क्या कहते हैं कि भाई फ्यूचर थोड़ा बिगाड़ने की कोशिश है कि जिसके हिसाब से लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और ये साइकिल चलती रहे। तो इंडिया को भी पता है ना, मोदी जी को भी पता होगा, वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको पता है कि भाई ये सारी सिचुएशंस है, तो इसीलिए वो लोग अभी क्वाइटली डील कर रहे हैं। उनको है कि भाई ठीक है, डिप्लोमेटिकली की जवाब दे रहे कर रहे हैं जो भी होगा। तो चाइना को हम कैसे जवाब देंगे, क्योंकि चाइना भी इसके पीछे है, यूएस भी इसके पीछे है, तो फिर क्या होगा, फ्यूचर क्या है? आई थिंक चाइना को जवाब देने के लिए अभी हम उतने तैयार तो नहीं हैं कि चाइना को जवाब दे पाए, बट वाइल वी टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेटिकली हम लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं और अंदर सिक्योरिटी अपैरेटस के हिसाब से हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं, दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज़। नो डाउट ये लोग भी साथ में काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अपैरेटस का आउटलुक इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी और फिर फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से और डिप्लोमेटिक रिलेशन के हिसाब से क्या स्टांस है, ये कहीं ना कहीं वैरी करता है। सिक्योरिटी अपैरेटस की पूरी कोशिश रहती है कि अंदर जो आपका जो सिस्टम है वो मैनेज्ड रहे, बट कहीं ना कहीं जो आपने भी अभी बोला रिसेंट टाइम्स में जो पीएम के साथ भी, बिकॉज अर्लियर द रिलेशनशिप्स वे डिफरेंट विद यूएस विद अदर कंट्रीज, बट दे हैव चेंज्ड नाउ। अब इंटरनेशनली भी आपको लोग कैसे देख रहे हैं, दैट इज़ अ बिगर पॉइंट। अब जब कंट्रीज़ का पाकिस्तान को सपोर्ट करने का यही मोटिव है कि आप कश्मीर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दुखती रग बन चुकी है। आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन कि सपोज जैसे यूके है, तो यूके में भी मुस्लिम्स की मेजोरिटी बढ़ रही है या बढ़ गई है, ऐसा कुछ आई डोंट नो, बढ़ गई है। तो अभी जैसे भी वहाँ पे भी लीडर्स, वहाँ पे भी हायर पोजीशंस पे लोग जैसे मुस्लिम जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान बायस्ड है, तो उन लोगों के भी डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस होगा वो रहेगा कि भाई यूके भी शायद से पाकिस्तान को सपोर्ट करे, कैसा कुछ, क्योंकि वहाँ हाँ वो कि उनकी लीडरशिप में मुस्लिम है, उनको पता है कि भाई हम यहाँ पे अलाइन करते हैं, तो एंटी इंडिया पॉलिसी वो ओपनली करते हैं। लंदन का इनफैक्ट तभी काफ़ी सारे ट्विटर और इस सब में आप मेम्स देखोगे कि लंदन का नाम उन्होंने लंदनिस्तान कर दिया था। या बिकॉज
they have good alignment with Pakistan's ideology right now, the Muslims there. क्योंकि उनके जितने भी मिलिट्री वाले हैं उनके बच्चे वहाँ पे ही तो है. Yes. तो वो उनके जो बच्चे हैं और उनका जो पूरा ये एकेडमिक सर्कल, डियास्पोरा ग्रुप, व्हाटएवर यू कॉल दैट, दैट इज एक्टिवली लॉबिंग फॉर व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर. लाइक आइडियोलॉजिकली वो पूरा इंक्लिनेशन वही है, और आइडियोलॉजिकली भी वो इंडिया को जितना भी तंग करना चाहते वो वहाँ से करते हैं. एंड while I'm talking about collaborations, this is also something which sort of intersected with Khalistani movement. Because multiple stakeholders joining hands for the to same irritate mission. one common person. Right. That is what it is exactly right now in very simple terms. Right. Khalistani movements, Muslim Brotherhood वाले लोग, diaspora जो हमारा कश्मीर वगैरह, you will also see lot of Kashmiris who are settled in UK. उनका भी एक काफ़ी हद तक हाथ रहा है to create certain narratives in London for Kashmir. Okay. So it is like multiple stakeholders joining hands to achieve that one common goal. Right now it's Turkey, Bangladesh, Pakistan, UK with a tinge of Khalistani movement. Okay. Yeah. And what is the role of China then? China is just, giving some money कि भाई अपने हिसाब से करो, ये रहा फंडिंग थोड़ा, और that's it. डेटा, साइबर सिक्योरिटी, फंड और ये सब मेनली चाइना होता है, बट देर ऑलवेज अ म्यूटेड पार्टनर. ओके. दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी. चाइना हमेशा जिस भी चीज़ में रहता है वो चाहे चला रहा हो सब, बट उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि वो म्यूटेड पार्टनर है. क्योंकि चाइना की बॉर्डर्स अपने यहाँ पे बहुत लग रही है. कश्मीर की देख लो, फिर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट देख लो, और उनको ऐसा है कि हो सके वो लैंड वॉर में ही हमको है कि भाई जितना लैंड हम कवर कर सके उतना अच्छा है. तो उनकी स्ट्रैटेजी यही है. 30 साल बाद सोच रहे, चलो अभी नहीं, 30 साल के बाद तो इंडिया का इतना पार्ट हमारे यहाँ पे रहेगा. अपने तो 30 साल के बाद का पता भी नहीं, ये टर्म के बाद का पता नहीं है कि भाई क्या होगा, कौन सी सरकार आएगी, कौन नेक्स्ट लीडर है कि जो मोदी जी को रिप्लेस कर पाएगा. वो लोग बहुत अलग टर्म्स में सोचते हैं. मतलब उनका to understand them you will have to understand their brain level and how they function. Chinese are very different people. Even South Asia में भी आप शायद आसानी से पाकिस्तानी को भी समझ लोगे, चाइनीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है. वेरी पेशेंट है उनको. म्यूटेड, वेरी म्यूटेड. आपको इंटेंशन नहीं पता चलेगा. हाँ, they'll do whatever they're supposed to do. In fact, the strategies would be top notch, but very muted. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो इंडियन कंपनीज पे जो साइबर अटैक्स और डिसरप्शन डेटा का हुआ है ना, हैकिंग का, वो सबसे ज़्यादा चाइना की तरफ से होता है. चाइना में पूरी कंपनीज है जहाँ पे इंडियन ही बच्चे हैं. लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस. इंडियन बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़े लिखे हैं, एंड देन दे विल बी सिटिंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस ट्राइंग टू हैक इंडियन सिस्टम्स. वाओ. They also have a summer course on this thing. चाइना में हैकिंग सिस्टम्स वहाँ पे बहुत प्रेवलेंट है और बहुत एक्टिव है. रशियंस पहले थे कि भाई रशियन हैकर्स का वो 10 साल पहले का दौर था कि भाई रशिया हैक करता था इजराइल का भी. बट अगर आप चाइनीज़ को देखोगे इन जनरल, वुड यू बी एबल टू इमेजिन दैट दे वुड बी रनिंग हैकिंग सिस्टम्स? नहीं. दे आर वेरी म्यूटेड. तो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज विच हैज़ वर्कड फॉर देम इज दैट दे आर म्यूटेड. आई थिंक उनके लिए वही काम करता है. नो डाउट सबको ही हमारे आसपास जिसको सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी कुछ समझ आता है उनको पता है कि चाइना तो हर चीज़ में पार्टनर है. चाइना करा रहा है. वेरी इजी टू से, जैसे पाकिस्तान की बात आई, यूएस की बात आई, चाइना करा रहा है. चाइना करा क्या रहा है एग्जैक्टली, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है. दे हैव मल्टीपल स्ट्रेटजीज. उनको पता है कि भाई कैसे उनको करना है. श्रीलंका में थोड़ा पोर्ट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो आजू बाजू में पूरा वो ले रहे हैं. सी लेंगे हम. यू विल सी साउथ एशियन गेम पूरा चेंज होता हुआ, या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चेंज होते. चाइना का कभी अंदाज़ा ही नहीं लग पाएगा. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आई फाइंड इज़ दैट हमारे पास चाइना एक्सपर्ट्स भी इन जनरल कम है. अच्छा. जो ये स्टडी करते हैं कि चाइना क्या कर रहा है. जयशंकर वहाँ पे तो कितना टाइम रह के आए, तो उनकी टीम तो ऐसे कोर टीम तो होती होगी उनके. वी हैव जो लोग मेरे आसपास है, वी हैव अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर चाइना एक्सपर्ट. सम ऑफ देम इन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, सम ऑफ देम वर्किंग विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस.
चाइना को स्टडी करने के लिए एक तो आपको साउथ एशिया स्टडी करने के लिए उससे ज़्यादा टाइम लगता है टू स्टडी चाइना, बिकॉज इट्स अ हार्ड सब्जेक्ट. And then to understand their systems with reference to PLA and all of that, again, it's a very niche subject, and there are people who are doing it, but कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लग रहा है कि क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ये भी फैंसी हो गया था. जैसे जो मैं कह रही हूँ कि सारी फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ फैंसी हो गए, वैसा रिसेंटली चाइना स्टडीज़ भी बहुत फैंसी हो गए. But to throw the jargons like what is their leader doing, what is PLA doing and all of that doesn't necessarily translate into you understanding China. चाइना को समझना इतना आसान नहीं है और हमारे पास उसके एक्सपर्ट्स भी काफ़ी कम है और इस बारे में इनफैक्ट ओपनली बात भी बहुत कम होती है. ओके. या तो चाइना क्या अपने सारे डिप्लोमेट्स के कि यहाँ के कुछ डेटा वेटा लीक कर रहा होगा या फिर ऐसा कभी हुआ होगा? सही, डेटा ब्रीच तो खैर हर जगह ही होता है, बट डिप्लोमेट्स का क्या ऐसा तो कुछ रहता होगा ना, जैसे कि भाई मोदी जी है कि उनके नीचे उनकी पूरी जो भी टीम है तो उनकी तो सेफ्टी होती होगी ना, उनके डेटा कैसे प्रोटेक्ट होता है फिर? नो, उस पे नहीं, उस पे गारंटी नहीं है. अच्छा, उनकी भी गारंटी नहीं है. इनफैक्ट नहीं है. व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू विल रियलाइज कि ये डिजिटल सेफ्टी और सर्विलेंस ऑल अ मिथ. ओके. एकदम ही जैसे देयर वेर दीज कॉन्वर्जेशंस अराउंड ना व्हाट्सएप पे अभी हमारी कंट्री में भी कि आप कहाँ हद तक सरकार को वो एक्सेस दे सकते हो इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड व्हाट्सएप वुड से दैट ओ आर सिस्टम्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड. वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड आपकी कंट्री के लिए है. अच्छा. यूएस वाले पूछेंगे तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन हट जाता है. सो इट इज़ लाइक हाउ यू वांट टू डील with the data and in reference to a particular country. Our systems with digital surveillance and data would be different than China. हमारे यहाँ जैसे काफ़ी सारे लोगों को मज़ा आता है ये बोलने में कि अरे डिजिटल प्राइवेसी तो इंडिया में कुछ है ही नहीं, डिजिटल सर्वेलेंस काफ़ी ज़्यादा है. आप चाइना में जाओ, आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी कंट्री अभी भी कितना आपको प्राइवेसी दे रही है. सही बात है. Not that I am saying कि it's something to brag about, but जहाँ companies literally they are being very ruthless with data, that they have access to your phones, your messaging and everything, there is still a percentage of data privacy involved in this country. Okay, तो हमारी पॉलिसी वाइज कैसा है डेटा प्राइवेसी पे और वो सब? हमारी डेटा पॉलिसी ऑब्वियसली हमारी डेटा प्राइवेसी पे पॉलिसी है एंड इट इज़ आई वुड कंसिडर वे बेटर देन एनी अदर कंट्री बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला चाइना में पूरा हैकिंग सिस्टम्स चलते हैं और ऐसा नहीं है कि वो किसी और कंट्री, अगर उनको अपनी कंट्री के अंदर थोड़ा सा भी कुछ लगा कि कुछ फिडल हो रहा है कोई सिस्टम, वहाँ पे भी कर देंगे. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके बावजूद भी इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म. ओके. आप अपने फ़ोन पे क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो. No doubt these conversations on social media that everybody has an algorithm and everything, but ये algorithm जैसे रखना या आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, ये इंडिया ने तो नहीं शुरू किया था ना. क्योंकि मेरे को वो पता है बीच में कुछ अरविंद केजरीवाल का भी हुआ था जहाँ पे कुछ फ़ोन का एक्सेस कैसा कुछ था, वहाँ पे एप्पल ने डिनाई कर दिया था कि भाई ऐसा हम नहीं देंगे. एप्पल मेटा व्हाट्सएप जो पूरा ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, ये इफ़ यू टॉक टू एनीवन इन यूएस दे विल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दिस. क्योंकि वहाँ की सरकार अगर इन लोगों से बात करती है तो उनको अलग ऑप्शंस मिलते हैं, हमें अलग ऑप्शंस मिलते हैं. Even the Meta, now the counterpart they have in India, Meta वाले rules and regulations वैसे तो X और इस सब के लिए सारे सेम है. जैसे अभी मेटा क्लीनिंग वो शुरू हो गई थी कि सब लोग अपने फॉलोअर्स लूज कर रहे हैं एंड वो लोग जो अगर जो बॉट्स हैं वो सब रिमूव हो रहा है, कुछ लोगों के अकाउंट्स ही रिमूव हुए थे, फॉलोअर्स उनके कम हो गए. दैट वाज अक्रॉस नेशंस, वो हुआ था. बट अदरवाइज इफ यू लुक एट मेटा पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड एवरी, इट इज डिफरेंट देन अदर पॉलिसीज. जब इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया था ट्विटर का, तब उन्होंने खुद बोला था कि भाई अमेरिका के अंदर इतने लेफ्ट पार्टी के बॉट्स थे ट्विटर में, मत पूछो बात. और वो उन्होंने पूरे सारे वो डीएक्टिवेट किए थे, तब जाके इतना उनको निकला था. तो सोचो टेक आल्सो हैज अ एज विद who is the leader of that tech company.
what is their inclination, what is their ideology. Ultimately everything drops down to this. डू यू थिंक कि मार्क ज़करबर्ग अगर वो राइट विंग के साथ थोड़े उनको ज़्यादा अलाइंड हो रहे हो तो उनके पास वो राइट है, उनके पास ये एल्गोरिदम में ऐसा वो ट्विक कर सकते हैं जिनके हिसाब से पूरा वोट बैंक चेंज हो सकता है? हो सकता है, वो है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उसके साथ। सोशल मीडिया दीज डेज इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, वेरी पावरफुल टूल। अगर हम इसको अंडरमाइन कर रहे ये कह के कि अरे आजकल तो सब एक्स पे ही लगे रहते हैं या आजकल बच्चे यही, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। वन ऑफ द एग्जांपल्स, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस टूल इज CJP. He started with one tweet and it turned into what we are seeing today at Jantar Mantar. Do you think कि सच में ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ नैरेटिव होगा? मैं entirely deny नहीं कर सकती कि this is a standalone event. हाँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं लग रहा। मैं वो मान ही नहीं सकती because as somebody who has worked with perceptions, narratives and security, I don't agree that this is entirely a standalone event. But it might have started off as a standalone meme game, this thing. But क्योंकि मेरा एक ही मानना है, जो अगर आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका इंडिया में इंटरेस्ट है, अगर उनका लैक ऑफ एक्टिविटी है ग्राउंड पे और वो क्योंकि ट्रैक कर रहे हैं और उन्होंने देखा कोई भी एक्टिविटी हो रही है, दे वुड डेफिनेटली वांट टू चार्ज दैट एज पर देम। ऑफ कोर्स यार, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना। हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटी का CJP ने अपॉर्चुनिटी का डोर खोला है बाकी सारी चीज़ों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इसके पास लोग आए नहीं होंगे, इसके पास मल्टीपल फैसेट से लोग आए होंगे, चाहे इट्स पॉलिटिकल पार्टीज, इट्स एजेंसीज, इट्स एनी अदर इंस्टीट्यूशन, देयर वुड बी पीपल हु वुड हैव रीच्ड आउट टू हिम। डिपेंड्स व्हिच वन ही पिक्ड अप और ही डिडंट पिक एनी एट ऑल। वो तो मानने में मुश्किल है, बट वही बात है कि to travel for a protest and to sit there for a protest and whatever, it's not a very, it's a very Anna Hazare moment. Right. So वही बात है। Let's see what happens यार। मेरे को लग रहा है मोदी जी बोलेंगे जियोपॉलिटिकल भी इतना प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया, अभी कहाँ जाए। पब्लिक आउटरीच एक्चुअली और उसको फिर मोबिलाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ऐसे लगता है कि नहीं, से फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, अरे दिल्ली पुलिस ने तो बैरिकेड लगा दिया एंड दिस एंड दैट। it's a very easier thing, it's a very layman's perspective. The people who have been at least 1% को भी at the background of anything like this would understand कि public outrage को contain करना कितना मुश्किल है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ना, कोई भी लीडर है स्टार्टिंग में इमर्ज कर रहा है कि भाई मैं देश के लिए हूँ, मैं मिडिल क्लास के लिए हूँ, एयरपोर्ट में सब कम करो, ये कम करो, फलाना ढिमकाना, और एट द एंड फिर वो डायरेक्टली उनके साथ ही चले जाते हैं पार्टी में। एक एग्जाम्पल है, नाम नहीं लेने पर सबको पता है क्या चीज़ है। तो वो इमेज आप इतनी जल्दी कर सकते हो, उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स के बाद भी। मैं स्टार्टिंग से मैंने पॉडकास्ट मैं बीजेपी, जब मेरा नाम बन गया फिर मैंने भाई कांग्रेस अच्छी है इससे, तो और फ्लिप हो गया पूरा। मतलब समझ रहे हो कि ये चीज़ भी हो रही है और लोग इतने अपनी लाइफ में बिजी है कि पता नहीं क्या है, कि उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। बाद में 2 दिन के लिए बात होगी फिर ख़त्म। आई थिंक हर किसी इंसान की कहीं ना कहीं 10% को ही कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो कहीं अटैच्ड होता ही है। वी कांट एंटायरली से कि कोई इंसान कुछ भी कर रहा है तो उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है। दैट वुड बी अ वेरी लेम स्टेटमेंट, क्योंकि नॉट एग्जैक्टली हिपोक्रेट और समथिंग, बट इंसान की खसलत ही यही है कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे आपका जॉब है, प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग, देयर इज सम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दैट। नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज जो उस इंटरेस्ट से अलाइन होती रहती है। अगर जैसे ऐसे टाइप के मूवमेंट्स लोगों के लिए ओपन हो जाते हैं कि उनको लगता है दे आर फर्दर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, वो चीज़ कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ आप कह रहे हो कि पहले बीजेपी और फिर बोला कांग्रेस करके, तो वो अगर शुरुआती में उनके लिए डोर बीजेपी का खुला होगा, बट उसमें रह के उनको लगा कि अरे नहीं, मैं तो कहीं और ही अलाइन हो रहा हूँ, दैट्स इज देयर इंटरेस्ट लीडिंग देम टूवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग, एंड दैट्स देयर इंटरेस्ट टेलिंग देम नाउ टू शिफ्ट स्टांसेस। ओके, but obviously back and forth stance change karna is also not seen in a very good manner,
one of the paradoxes of public life, चाहे आप पॉलिसी में हो, पॉलिटिक्स में हो, one of the paradoxes of this life is that whatever you're doing, not necessarily कि आप morally उस चीज़ से aligned हो या आपको अच्छा भी लग रहा है, आप ये कर रहे हो क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप you're looking forward to certain goal. कांग्रेस में सारे कांग्रेस से सहमति नहीं रखते, बीजेपी में सारे बीजेपी से सहमति नहीं रखते, बट उनको वो करना पड़ रहा है क्योंकि वन फाइन डे दे चोज अ पाथ, दे चोज एन आइडियोलॉजी, एंड देन दे हैव टू स्पेंड देयर एंटायर लाइफ डिफेंडिंग इट. सीजेपी में भी ये का उनका था ना एजेंडा के अगर कोई एमएलए का ऐसा कुछ होगा वो स्विच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कि लोग खरीद लेते हैं एमएलए को और उसके बाद क्या पूरा वो नैरेटिव चेंज हो जाता है, पार्टी जीत जाती है, तो वो ना हो इसके, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक. I have a different perspective. To limit a person of its choice is like, वो भी तो बात है ना. ठीक है, आप ये अपने ग्रुप को बचाने के लिए पर ओवरनाइट चेंज हो रहा है. मैं वो बोल रहा हूँ चलो ओवर द टाइम हो तो चलेगा, बट ओवरनाइट एक फार्म हाउस की मीटिंग ज़्यादा हो गया. ओवरनाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया. हाँ, बट इट्स अगेन अ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सपेक्टिव कि मैं ये रूल लगा देता हूँ या देती हूँ कि ये नहीं कर सकते आप. A human has a choice. हाँ, ये बात भी and सही. political party, any political party, since India is a democratic country, that political party represents the democracy, and it has to practice democracy within itself as well. जब आप अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप दूसरों को क्या बताओगे? बट ये ईडी की रेड को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ईडी की रेड, no, not my subject. No comments. No comments. ईडी की रेड मतलब यही हो गया है ना अभी कि जितना पावर है, ये हाउस ऑफ कार्ड्स है ना, एक सीरीज है नेटफ्लिक्स की, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप प्रेसिडेंट हो तो वो उनकी हायरार्की कैसे हो, वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट हो, कहाँ जब तक उनको पावर है तब तक उनको चाहिए ही चाहिए. बहुत खराब नशा है. हाँ, एक बार पावर इज बहुत बहुत बुरी चीज़ है. इनफैक्ट यू वुड सी काफ़ी सारे लीडर्स पार से जाते जाते या जब जा रहे होते या जब पार से निकल जाते ऐसे हेवायर डिसीजंस लेते हुए, बिकॉज द हैंगओवर ऑफ पार ड्राइव्स देम टू डू सर्टन थिंग्स जो उनको अदरवाइज नहीं करने चाहिए थे. और वो क्योंकि एक वो जो पागलपंती आ जाती है कि करना ही है क्योंकि किसी भी तरीके से पार में रहना है. ये आप इसका अच्छा एग्जाम्पल कश्मीर में देखोगे. द पॉलिटिकल पार्टीज, द रीजनल पार्टीज एंड देयर मेंबर्स हु आर नॉट इन पावर और हैव नथिंग टू डू इन stakeholder management right now would still keep talking about certain things जो उनका मैंडेट ही नहीं है, मीडिया में भी और एक्स पे भी, just because they want to show कि हमारा अभी भी से है कहीं पे. एक वो हो आई थिंक इस स्पेक्ट्रम में आके एक आपका मेंटल लेवल ही अलग चला जाता है कि आप इससे बाहर होके भी खुद को बाहर इमेजिन नहीं कर पाते. तो मतलब सपोज कोई यूथ है जैसे मेरी एज का है विच इज़ 25, 26 और उनको ऐसा है कि कुछ देश के लिए करना है, जस्ट लाइक यू कि आपको भी ऐसा था कि भाई मेरे को देश के लिए करना है रिगार्डिंग द फैक्ट मेरे को कोई भी जॉब आई डोंट माइंड. सेम चीज़ मेरा भी एक थोड़ा पैशन था कि हो सके उतना देश के लिए ऐसी कॉन्वर्जेशन हम लोगों के सामने ला सके जिससे उनका भी थोड़ा एजुकेशनल वाइज अच्छा हो और ऐसा कुछ. तो अभी यूथ यहाँ पे सबसे आइडियल ऑप्शन क्या है कि वो क्या कर सकता है जिसके हिसाब से 2047 आई हाईली डाउट कि तब तक हम डेवलप नेशन होंगे, बट इन आर लाइफ स्पैन के अगर शायद से हम देख पाए कि भाई इंडिया को भी सच लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ऐसे कंट्रीज़ के जैसे डेवलप, तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए हमको जिससे हम वो स्टेप अचीव कर पाएंगे? पहली चीज़ तो मुझे लगता है जैसे काफ़ी सारे फॉल्ट लाइन सिस्टम्स में भी है एंड वो हमेशा रहेंगे. ऐसा मैं नहीं मानती कि आज सिस्टम में फॉल्ट है तो कल को नहीं होंगी, दूसरी पार्टी आएगी तो तब नहीं होंगी. फॉल्ट लाइन्स हमेशा होंगी. बट मेरा इस चीज़ को देखने का आउटलुक एकदम अलग है एंड आई वांट एवरी यंग पर्सन टू सी दीज प्रॉब्लम्स सिमिलर वे. अब मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मैं कर रही हूँ तो वही करो, वो एक बहुत ही एजिस टाइप का रिमार्क होगा कि जो मैंने किया है तो वही करो. बट instead of cribbing about a problem, why don't we as young people, India is a young country, 22, 23 ऐसा कुछ हमारा एवरेज एज है. हाँ, तो young country है. हम as young people instead of complaining about things,
वाई डोंट वी स्टार्ट रीइंफोर्सिंग इन आवर ब्रेन कि प्रॉब्लम अगर है इसको सुधारा कैसे जाए. सिस्टम के पास तो आप जाओगे, ठीक है, जैसे प्रोटेस्ट अभी वो लोग भी कर रहे हैं यूथ को लेके, एजुकेशन को लेके, सब चीज़. ऑब्वियसली आपका राइट है, अगर आपको लग रहा है नहीं कोई चीज़ है सही, आप प्रोटेस्ट करो. इट्स योर राइट एज अ सिटीजन, इट्स फाइन. एंड यू कैन ऑल्सो रेज कंप्लेंट्स कि नहीं सही लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप बोल सकते हो. बट 2-3 चीज़ें इसमें बहुत सेंसिटिव है. वन, कि क्या आपको पूरे टाइम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहना है और डिपार्टमेंट्स के पास जाना है कि आप इसकी सोल्यूशन आप कर लो, रेंट करते रहना है कि बस. हाँ, डू यू वांट टू रेंट पूरे टाइम एंड देन गो टू मिनिस्टर्स दैट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, और डू यू वांट टू सिट विद योरसेल्फ, कंस्ट्रक्टिवली थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या चीज़ें की जा सकती है इसको सुधारने के लिए. आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करो ना. पर मेरे को ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे कोई सबने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचा होगा कि हम देश को बदलेंगे, बट जब वो ग्राउंड पे आते हैं तो हमको पता है वेरी डिफिकल्ट यार, छोड़ो, पैसे कमाओ, आराम से फॉरेन जाओ. बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. व्हेन आई वेंट टू द फील्ड आई वाज आल्सो लाइक कि कितना मुश्किल है लोगों से डील करना, कश्मीर में कितना मुश्किल है लोगों से बात करना. बट वो फर्स्ट स्टेप होता है. आपको बहुत दिक्कत आती है, बट देन यू स्टैंड देयर एंड यू टेल योरसेल्फ कि इस दिक्कत के बाद अब हम सोल्यूशन के टुवर्ड्स चल रहे हैं. यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट. अब अगर मैंने वो सोच के कि कश्मीरी लोगों से या कश्मीरियों के साथ बैठ के बात करना कितना मुश्किल है तो मैं फील्ड पे नहीं जा रही होती, मैं वापस आ गई होती, दिल्ली में अपना AC रूम है, मस्त अपना बैठेंगे, काम करेंगे. बट आई सफर्ड. There have been days I'm coming back from field and I've cried. Because to sit with women and to hear their pain, आप 2-3 घंटा एक औरत के साथ बैठे हो और आप पूरे टाइम यही सुन रहे हो what conflict has done to them. There are no earning avenues. There is a ह्यूज पेट्रियार्कल सेटअप जहाँ पे पति कुछ बोलने नहीं दे रहा, करने नहीं काम कुछ दे रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है. ये सारा आप 2 घंटा सुन रहे हो जहाँ आपकी घर पे बहुत आरामदायक ज़िंदगी है एंड यू आर बियॉन्ड दीज थिंग्स. यू कुड हैव ईजीली थॉट दैट आई कैन चूज द ईजी लाइफ. स्विच ऑफ करके आपने बोला व्हाटएवर हो रहा है होने दो, आई डोंट माइंड, होने दो. हाँ, सरकार देख लेगी. मैं सरकार नहीं हूँ. हाँ, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार में किसी पोजीशन पे भी नहीं हूँ, तो मेरी ड्यूटी क्यों है ये? मैं बोलूँ होने दो. बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन. दिस इज समथिंग विच हैज़ हेल्प्ड मी रादर देन रैंटिंग एंड क्रिबिंग अबाउट कश्मीर में तो सब खराब है, कश्मीर की औरतें तो सुनती ही नहीं है, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, सरकार तो अभी ठीक ही नहीं कर रही वहाँ पे कुछ. आई प्रेफर्ड गोइंग ऑन द ग्राउंड, टॉकिंग टू पीपल, कमिंग बैक. Writing papers, telling people this is where it is going wrong, this is where you can correct it, this is how we should do it differently. मैं नहीं कह रही कि मैंने कोई लार्ज स्केल चेंज किया है या कुछ बहुत बदल गया कश्मीर में, बट आई कैन एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली से दैट 10% को देयर हैज़ बीन माई intervention in anything, at least in changing one life. And that's where I start and that's what means something for me. आप ग्राउंड पे जाओ, आपको तकलीफ होगी, आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, हमारी रियलिटी क्या है. इंडिया तो यार कचरे में जा रहा है, किसी के पास घर नहीं है, रोड टूटी हुई, देख लिया आपने, सब क्रिब कर लिया. व्हाट देन? ठीक है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं ये भी समझती हूँ कि सरकार अब खुद हर रोड ठीक करना, ऑब्वियसली उनको करना है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं करना, बट व्हाट आर यू डूइंग एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स? I have realized that this social media generation and everything, while we are very active on social media cribbing about things, clicking picture of every broken road saying कि हमारी रोड टूटी, किसी के पास नौकरी नहीं है, we are not actively as responsible citizens also doing 1% of anything to change it. हम 1% की भी मेहनत नहीं कर रहे. Very true. बिकॉज मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स और वो, मेरे को ऐसा लगता है कि एक सिंपल है कि एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग नहीं, यहाँ पे स्किल्स लोग एक्वायर करें, थोड़ा एजुकेटेड हो तो पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़े. 2500 से इफ़ वी कैन रीच टू चाइना अराउंड 12,000 होगा, बट 8-10,000 एक स्वीट स्पॉट है कि अगर हमारी ट्रिप मतलब 3x 4x हो जाए देन विल बी एट बेटर स्टेज.
पॉलिसी वाइज भी वहाँ पे भी हम ग्लोबली भी थोड़ा बोल सकते हैं कि भाई नहीं ये बाउंड्री है, यहाँ पे हम लाई करते हैं। अभी क्या है वो थोड़ा ब्लर हो गया है क्योंकि हमारे पास भी इतना नहीं है ना, जब पैसे नहीं होते तब आप सामने से वो नहीं कर सकते। एक ह्यूमन फैक्टर जो सबके पास सबने महसूस किया है। तो मेरे को भी लगता है कि ये सेम चीज़ इंडिया में शायद से है कि भाई इंडियंस के पास अभी पर कैपिटा इनकम नहीं है, तो शायद से जो ऊपर लेवल के वो लोग भी इतना नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना, क्योंकि एक्सपोर्ट भी जो हम कर रहे हैं यूएस है वो सारे एक्सपोर्ट कर ही कम रहे पहली बात तो, क्योंकि चाइना देख लो यार, हम देख लो, एक्सपोर्ट में कोई वो मैच ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ों हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, स्टार्ट कहाँ से करें वो एक क्वेश्चन है। और अभी वाले सिचुएशन में आई अंडरस्टैंड कि जब इकोनॉमिकली हम लोग ऐसे ये कर रहे हैं, बट इससे कुछ साल पहले इफ इवन वी वर डूइंग बेटर, the thing is कि we were still not equipping our young people with the skills needed for the modern market. हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी काफ़ी हद तक माइन्यूटली कहीं कहीं चीज़ें चेंज हो रही है, बट काफ़ी हद तक एजुकेशन सिस्टम अभी भी इसी चीज़ पे सीमित है कि डिग्री कैसे ली जाए. So if you change your degree oriented mindset in terms of thinking how is this degree serving me further, and then to equip yourself with the skills जो modern market के लिए required है, आप तब जाके employ भी हो सकते हो. One of the critical things, one of the critical skills that I think is very important is critical thinking, जो इंडियंस में बहुत कम है. क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस किया है जब मैं 12th के बाद जहाँ ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने, थोड़ा बंद दिमाग रहता है. वहाँ पे जाके थोड़ा खुला, पता चला कि एक्चुअली ओके ये सारी चीज़ें प्रोसेस. हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो थोपा जाता है कि भाई ये चीज़ें टीचर्स बोलते हैं ऐसे ऐसा चाहिए मेरे को ये, तो हम वो बॉक्स में ही रह के सीखे. और तब वहाँ पे बोल रहे कि भाई यू टेल मी कि आपको क्या लग रहा है. मान लो अच्छा मतलब ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा सिचुएशन है. यू डोंट इंडियन पेरेंट्स, इवन हमारी फैमिली सिस्टम्स, वी डोंट गिव स्पेस टू थिंकिंग, टू थॉट्स. या तो पूरे टाइम हमें पेरेंट्स बोलते रहेंगे कि क्या करना है, विच आई डोंट कंसिडर अदरवाइज़ की बुरी बात है, बट एजुकेशन वगैरह की मैं बात कर रही हूँ. या तो पूरे टाइम फिर टीचर्स बोलते रहेंगे क्या करना है. एक एम्प्टी स्पेस कभी कभार दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, टू सिट विद योर सेल्फ, टू आस्क क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी एंड व्हाई इज़ इट हैपनिंग. क्रिटिकल थिंकिंग अगर किसी बच्चे में है भी नहीं, बट मुझे लगता है विद एक्वायर्ड बिहेवियर्स एंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग इट कैन बी इनकलकेटेड इनटू अ चाइल्ड. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई बच्चा कल को सोचे कि अरे ये तो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते. इट्स नॉट समथिंग वेरी एक्सक्विजिट. इट इज़ थ्रू कंटिन्यूस ट्रेनिंग, through continuous knowledge transfer from the people who have been critical thinkers. उनसे अगर आप वो ट्रेनिंग लोगे तो कहीं ना कहीं शायद आप वो एक्वायर कर सकते हो बिहेवियर वेयर यू वुड फोर्स योर सेल्फ टू थिंक इन सिचुएशंस अदरवाइज जो आप स्किप कर जाओ. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंटिन्यूसली ऐसे इंसान के आसपास हूँ जिनको आदत है हर चीज़ को क्वेश्चन करने की, हर चीज़ का वाई पूछने की, हाउ पूछने की, और इस इंसान के साथ मैं 6-8 महीने 1 साल रहूं और मैं ऑब्ज़र्व करूं, मुझे अदरवाइज़ आदत नहीं है. 1 साल बाद प्रॉबली एट 2 or 3 सिचुएशंस आई विल ऑल्सो आस्क वाई, बिकॉज आई वुड हैव अक्वायर्ड इट कि सवाल पूछना है. बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी ऐसे प्रोफेसर्स या टीचर्स मैंने नहीं देखे हैं, काफ़ी कम है, जो यंग लोगों को ये बोल रहे रोज़ दैट यू हैव टू क्रिटिकली थिंक अबाउट. देयर इज़ अ न्यू टर्म दीज डेज नोन एज थॉट लीडरशिप. सो यू हैव टू ट्रेन योर younger ones of having thoughts which are very independent, of thinking as a practice. Thinking is not something कि ये part time job है. It's a practice कि आप रोज़ you're thinking about certain things. And that's how you develop thoughts, and those are the thoughts which push you towards leadership. That's why it's thought leadership. अगर आप thoughts में किसी को, मतलब आप वहाँ पे ऊपर जा चुके हो and then you are thoughtfully thinking about certain things, you're a thought leader. वो practice कराना पड़ेगा, जो अभी मुझे लगता है काफ़ी institutions में missing है.
बिकॉज व्हाट आई थिंक इसके पे पेरेंटिंग सबसे पहला जो रीज़न है, वहाँ पे ही लोगों को शट ऑफ कर देते हैं पेरेंट्स के, भाई नहीं ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ अलग आइडिया दे रहे हैं, वो अलग लेंस से देख रहे हैं, वहाँ पे आपको डिस्करेज कर रहे हो। डॉग्स को आप कैसे ट्रेन करते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ओके गुड बॉय करके आप ट्रेन कर रहे हो, बट वेर इज चिल्ड्रंस में ऐसा नहीं हो रहा। कुछ अच्छा अपना अलग से कुछ अलग ही सोच रहा है, चाहे कुछ और है, तो बट वो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको, तो वहाँ पे वो शट डाउन होता है, नहीं देना। सेम बॉस के सामने अगर बॉस को कुछ बोल दिया, बॉस को अच्छा नहीं लगा कि नहीं बोलना है, चलो मीटिंग में कुछ बात नहीं, तो वो छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ना, तो आपको एक पर्सनालिटी बन जाती है जिसके हिसाब से फिर आप शट डाउन ही रहते हो कि ठीक है यार मेरे को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देने। पर अब जहाँ पे कुछ आरसीबी हार गई, ये हो गया, वहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये सारी चीज़ों के लिए नहीं है, सो विच इज़ क्वाइट सैड। एंड दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, लाइक एक दो लोग सोचेंगे, हम दोनों यहाँ पे बैठ के सोच रहे और हम करना भी शुरू कर दे, वी वोंट बी एबल टू अचीव मच। पर व्हाट आई थिंक इसके भाई वैसे भी थॉट लीडर्स बहुत कम होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी इतना बढ़ गया है ना, कि जिसके हिसाब से छोटे बच्चे भी सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको फीड हो रहा है वो कुछ। आपने जैसे बोला कि अलोन टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बोरिंग रहो, कुछ मत करो, तो कुछ नए नए दिमाग में चलता रहेगा जिससे आइडियाज आएंगे। बाय द टाइम टेक्नोलॉजी इज़ प्रेवलेंट और सोशल मीडिया यूजेज बहुत है बच्चों में, साथ में काफ़ी सारे आप देखोगे माइंडफुलनेस टेक्निक्स, माइंडफुलनेस वाले जो ये मॉड्यूल्स है, ये भी काफ़ी आ रहे हैं। अब नाउ डिपेंड्स एज अ पेरेंट व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। If you want to focus on mindfulness and if you want to parent mindfully, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे one of the modules I have also worked with is social emotional learning। सेल का एक मॉड्यूल आता है। सो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग में भी आप बच्चे को जो है सोशल अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस, वो एक लर्निंग का एक पूरा टूल किट होता है। ओके, सो बाय द टाइम वी हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज, वी ऑल्सो हैव एक्सेस टू मॉडर्न सोशल सिस्टम्स, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। आप अगर इजी पेरेंटिंग करना चाहते हो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, बच्चे को टैब पकड़ा दो, मैं बैठ गई, मेरे को कुछ नहीं करना, इज़ अ वेरी ईजी मेथड ऑफ डूइंग इट, बट देन यू विल नॉट रेज माइंडफुल किड्स and who would be able to think critically. But if I take extra pains, I remove that tab, I put social and emotional learning toolkit, techniques, mindfulness, a habit of critically thinking, a habit of book reading. Book reading I have been emphasizing time and again कि हार्ड कवर में किताब हाथ में होना कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। किंडल नहीं पसंद है सच में। सेम, it's something Kindle I cannot, I might be very old school or something, but I cannot really read Kindle until and unless I touch the paper, and until and unless I smell the book, I cannot really read. My mind is not invested. तो वो किताब बच्चे के हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। I'll time and again emphasize कि बच्चों के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। पर क्या पढ़ना है उनके हाथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि वे लोगों को बोल ही दिया कि ये करो ये करो। जब आप उनको ग्रूम कर रहे हो वो उस स्टेज में पेरेंट्स के हाथ में ऑफ कोर्स। एंड मुझे लग रहा है यंगर जनरेशन इनफैक्ट इंडिया की नाउ इज़ बीइंग क्वाइट माइंडफुल विद दिस स्ट्रक्चर कि आइदर पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड एट ऑल इफ दे डोंट फाइंड अ राइट पार्टनर और आर नॉट वेरी श्योर अबाउट देम बीइंग अ गुड पार्टनर और अ पेरेंट, दे आर नॉट मैरिंग। पहले तो पीपल यूज्ड टू वॉक इनटू मैरिजेस कि हाँ बाय डिफॉल्ट करनी ही है, बाय डिफॉल्ट करनी है, एक एज पे आप पहुंच के करनी है, जिम्मेदारी के तौर से कर ली। एंड बच्चों का भी सेम सिस्टम था, बट यंगर वंस नाउ आर चूजिंग आइदर नॉट टू मैरी और either having the kids late or not having kids at all, for the reason that कि अगर हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते, हम ज़बरदस्ती लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करना चाहते। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप बच्चे को ग्रूम सही से नहीं कर सकते और आप उनको ऑटो पायलट पे बड़ा कर रहे हो, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग इनटू दिस वर्ल्ड विच वुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। That's what younger generation has now realized. So hopefully mindful हो रहे, let's see what happens. शायद से हमारा भी चाइना जैसा ना हो जाए, फिर बर्थ रेट एकदम ड्रॉप हो जाए जिसके हिसाब से फिर हाँ that could possibly be a risk, but yeah, let's see.
मज़ा आ गया है बात करके यार आपसे, और बहुत सारी बातें करनी थी पर वो राज बोल रहा है भाई मतलब क्या 4 घंटे क्या है भाई, राज शमानी थोड़ना हो आप यार कि 4 घंटे डालोगे। बट एनीवेज यार थैंक यू फॉर कमिंग, मज़ा आया। एंड फ्यूचर में शायद से कुछ और टॉपिक्स हो तो हम कवर अप कर सकेंगे। श्योर, थैंक यू गाइस, मज़ा आ गया।